नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 15 अगस्त 1947 भारतीय स्वतंत्रता दिवस, वो दिन जब भारत ने गुलामी की जंजीरें तोड़कर सिर उठाया, खुले आसमान में उगते सूरज को अपने उज्जवल भविष्य के साथ देखा। 15 अगस्त केवल आजादी दिवस नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन है जिसने लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इसी दिन लोगों की जकड़ी हुई सोच से निकलकर आजादी के पंखों को फड़फड़ाकर खुले आसमान में आजादी की उड़ान भरी। इसके पीछे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना लहू बहा दिया। चलिए आज जानते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और बात करते हैं आजादी दिवस के बारे में। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। आइए इस मौके पर इससे जुड़ी हुई खास बातें जान लेते हैं। उन्नीसवीं सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं घट चुकी थी। जैसे कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन और बिहार एवं बंगाल में चुनार आंदोलन हो चुका था। 19वीं सदी के मध्य में कई किसान आंदोलन हुए, जिनमें मालाबार के मोपलाहा किसानों और बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा फराइजी आंदोलन अहम हैं। 19वीं सदी के पहले 5 दशकों में कई जनजाति विद्रोह भी हुए, जैसे मध्य प्रदेश में भीलों का, बिहार में संथालों और ओडिशा में गोंडस जनजातियों का विद्रोह अहम था। लेकिन इन सभी आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित था, यानी कि ये स्थानीय प्रकृति के थे। अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का, वो 1857 में भड़का था। शुरू में तो ये सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भड़का, लेकिन बाद में ये जनव्यापी क्रांति बन गया। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। ये अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए, किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अब अन्य राजाओं को भय सताने लगा कि उनका भी विलय थोड़े दिनों की बात रह गई है। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब की पेंशन रोक दी गई, जिससे भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। आग में घी का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय करा लिया, जिससे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, अधिकारी एवं सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब विद्रोही बन गया। भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया और अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला हिंदू ही अपने पूर्वजों की संपत्ति में हकदार बन सकता था। इसके अलावा मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। लोगों को लगा
कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुछ प्रथाओं जैसे सती प्रथा आदि को समाप्त करने पर लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ। भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष था। इन सब में से बहुत से ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में असक्षम थे और वो साहूकारों का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, जिससे अंत में उनको अपनी पुश्तैनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ता था। बड़ी संख्या में सिपाहियों का इन किसानों से संबंध था और इसलिए किसानों की पीड़ा से वो भी प्रभावित हुए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय बाजार ब्रिटेन में निर्मित उत्पादों से पट गए। इससे भारत का स्थानीय कपड़ा उद्योग खासतौर पर तबाह हुआ। भारत के हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटेन में मशीन से बने सस्ते सामानों का मुकाबला नहीं कर पाए। भारत कच्ची सामग्री का सप्लायर और ब्रिटेन में बने सामानों का उपभोक्ता बन गया। जो लोग अपनी आजीविका के लिए शाही संरक्षण पर आश्रित थे, सभी बेरोजगार हो गए। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ उनमें भी काफी गुस्सा भरा हुआ था। भारत में ब्रिटिश सेना में 87% से ज्यादा भारतीय सैनिक थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कमतर माना जाता था। एक ही रैंक के भारतीय सिपाही को यूरोपीय सिपाही के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय सिपाही को सूबेदार रैंक के ऊपर पदोन्नति नहीं मिल सकती थी। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के बाद भारतीय सिपाहियों की स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हुई। उनको अपने घरों से काफी दूर दूर सेवाएं देनी पड़ती थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया जिसके मुताबिक सैनिकों को भारत के बाहर भी सेवा देनी पड़ सकती थी। बंगाल आर्मी में अवध के उच्च समुदाय के लोगों को भर्ती किया गया। उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उनका समुद्र पार करना वर्जित था। उन लोगों को लॉर्ड कैनिंग के नियम से शक हुआ कि ब्रिटिश सरकार उन लोगों को क्रिश्चियन बनाने पर तुली हुई है। अवध के विलय के बाद नवाब की सेना को भंग कर दिया गया। उनके सिपाही बेरोजगार हो गए और ब्रिटिश हुकूमत के कट्टर दुश्मन बन गए। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारणों में ये अफवाह थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। ये अफवाह हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफलें 1853 के राइफल के जखीरे का हिस्सा थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उसकी बटालियन 34 NI को भंग कर दिया। 24 अप्रैल को 3 LC परेड मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। आज्ञा की अवहेलना के कारण इन 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष का कारावास दिया गया। खुला विद्रोह 10 मई दिन रविवार को सायंकाल 5 से 6 बजे के मध्य प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी 20 NI में विद्रोह की शुरुआत हुई। उसके बाद 3 LC में भी विद्रोह फैल गया। इन विद्रोहियों ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई। मंगल पांडे ने हेयरसे को गोली मारी थी, जबकि अफसर बाग की हत्या कर दी गई थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिनका 9 साल जेल की सजा सुनाई गई। 1857 का संग्राम, मेरठ छावनी में विद्रोह की भड़की आग। 9 मई को मेरठ विद्रोह 1857 के संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और जेल को तोड़ दिया। 10 मई को वो दिल्ली के लिए आगे बढ़े। 11 मई को मेरठ के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। शीघ्र ही विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और झांसी में भी फैल गया। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया। 21 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया।
संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 ईस्वी को हुई। ब्रिटिश रेजिडेंसी के घेराव के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। क्रांति का असर सितंबर तक रहा। 1857 का संग्राम 1 साल से ज्यादा समय तक चला। इसे 1858 के मध्य में कुचल दिया गया। ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने के अधिकार को स्वीकार किया गया। 1857 का विद्रोह इसलिए भी अहम था क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई के लिए इसकी वजह से मार्ग प्रशस्त हुआ। 15 अगस्त 1947 भारतीय आजादी दिवस, वो दिन जब भारत ने गुलामी की जंजीरें तोड़कर सिर उठाया, खुले आसमान में उगते सूरज को अपने भविष्य के साथ देखा। 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। 15 अगस्त 1947 भारतीय स्वतंत्रता दिवस। गुलामी की जंजीरें तोड़ आजाद हुआ था भारत। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी का पहला दिन देखा। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के लोगों ने आजाद हवा में सांस ली। 15 अगस्त 1947 वो दिन जब भारत आजाद हुआ, उन जंजीरों से जो अंग्रेजों ने भारत के हाथों में डाल रखी थी। भारत देश 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अपना राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए राष्ट्रीय गीत गाकर पूरा देश न सिर्फ आजादी का जश्न मना रहा है और साथ ही अपने लहू के कतरे कतरे को भारत की स्वतंत्रता के ऊपर वारने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी नमन कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संकल्प ने भारत को आजाद तो करा दिया, लेकिन भारत ने इसकी कीमत लंबे कालखंड गुलामी और अपने लोगों का खून देकर चुकाई है। बच्चे एवं बुजुर्ग सभी उन बहादुरों का सम्मान करते हैं जिन्होंने स्वयं की आहुति देकर 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से हिंदुस्तान को स्वतंत्रता दिलाई थी। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति का जश्न मनाने के लिए 15 अगस्त को स्कूलों, कार्यालयों, सरकारी दफ्तरों में भारत का तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। ये दिन सिर्फ खुशी का दिन नहीं है, ये दिन है स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और निस्वार्थता को याद करने का, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए दशकों तक संघर्ष किया और जब समय आया खुद को मिट्टी में मिलाकर गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को निकालकर आजादी की गोद में सौंप दिया, जिसकी भारत के बच्चे बच्चे को दरकार थी। हर कोई जानता है कि भारत में अंग्रेजों की हुकूमत सालों साल रहने के बाद 1947 में जाकर के खत्म हुई। हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान का नतीजा रहा कि हमें आजादी मिली। हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस पर विचार होता है कि हमारे देश ने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए क्या कुछ किया और किन किन लोगों ने बलिदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्त करने में लाखों भारतीयों ने कई बलिदान दिए और खून बहाकर भारत को अंग्रेजों के चंगुल से निकालकर आजाद कराया। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेताओं को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। चूँकि इन्हीं लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवाया था। देश भर में इस दिन राष्ट्रगान गाया जाता है और ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जाते हैं। लोग अपने राष्ट्र और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय या स्थानीय लिबास पहनते हैं। पतंगबाजी भी एक स्वतंत्रता दिवस की परंपरा रही है, जिसमें सभी उम्र के लोग पतंग भी उड़ाते हैं और इससे आसमान में उड़ती पतंग अपनी आजादी का बखान करती है और भारत को ये एहसास दिलाती है कि आज के समय में भारत न केवल आजाद है बल्कि एक ऐसा देश बन चुका है जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है, जिसका लोहा धरती से लेकर अंतरिक्ष तक पूरी दुनिया मानती है। आज के दिन हमें मिली आजादी का जश्न मनाया जाता है। लगभग 200 सालों तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। आजादी की तारीख 15 अगस्त तय करने का फैसला लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। माउंटबेटन ने सत्ता ट्रांसफर करने के बाद 15 अगस्त को ही आजादी का दिन चुना और इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया
कि इसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए इस दिन को ही आजादी के लिए चुना गया। इसके बाद से आगे की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद से ये दिन देश की आजादी का दिन बना। माउंटबेटन के निर्णय के बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया। इस तरह भारत 15 अगस्त 1947 को आजादी का पहला पर्व मनाया गया। भारत में 15 अगस्त 2024 को आजादी की 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारत को इसी दिन 1947 में ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी, जबकि संविधान 1950 में अपनाया गया। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के लिए ब्रिटिश शासन से आजादी पाना आसान नहीं था, लेकिन हमारे राजनीतिक नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरीके से अपनी जान की परवाह किए बिना भाग लिया, जो कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, और उनके बलिदान की बदौलत ही आज भारत एक आजाद देश है। 15 अगस्त एक ऐसा विशेष दिन है। भारत इस वर्ष ब्रिटिश शासन से अपनी आजादी का साल मना रहा है। सबने अपने अपने तरीके से आजादी के संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, भारत को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। ऐसी ही एक अमर आत्मा है जिसे लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। 15 अगस्त एक विशेष दिन माना जाता है। आजादी के संग्राम में सबने अपना योगदान दिया। उसमें से एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का काफी बड़ा योगदान रहा है। महात्मा गांधी का मानना था कि किसी को जीतने के लिए हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा का मार्ग चुनना चाहिए। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य को हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए 2 सबसे अहम हथियार बताया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन जैसे स्वतंत्रता आंदोलनों के माध्यम से वो हमेशा मानवाधिकारों के लिए खड़े रहे। बापू न सिर्फ पिछली पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी विचारधारा की वजह से एक सच्ची प्रेरणा है। बापू ने ये सीख दी कि अहिंसा, सत्य और सहिष्णुता समाज कल्याण के सबसे बड़े हथियार हैं। महात्मा गांधी का आजादी संग्राम में योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमूल्य माना जाता है। उनके द्वारा शुरू की गई आंदोलनों और विचारों ने देश को स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज भी महात्मा गांधी के मूल्यों और विचारों का महत्व है और हमें उनके आदर्शों का पालन करके देश की उन्नति के पथ में आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की योगदान का वर्णन करने लगे तो शब्द कम पड़ जाएंगे। देश अंग्रेजों से परेशान था, देशवासियों को अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था, लेकिन फिर भी गांधी जी ने अहिंसा की मदद से देश को आजादी दिलाई। 1919 से 1948 तक भारतीय राजनीतिक मंच पर गांधी जी कुछ इस तरह छाए। इस युग को गांधी युग कहा जाता है। महात्मा गांधी के योगदान की बात करें तो गांधी जी ने अहिंसा और सत्य को हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए 2 सबसे अहम हथियार बताया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन जैसे स्वतंत्रता आंदोलनों के माध्यम से वो हमेशा मानवाधिकारों के लिए खड़े रहे। बापू न सिर्फ पिछड़ी पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी विचारधारा की वजह से एक सच्ची प्रेरणा है। बापू ने ये सीख दी है कि अहिंसा, सत्य और सहिष्णुता समाज कल्याण के सबसे बड़े हथियार हैं। जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गांधी जी विदेश गए थे, तभी वो ये समझ गए थे कि अंग्रेजों के शासन की वजह से भारतीयों का जीवन बेहद कष्टदायक हो गया है। भारतीयों के पास अंग्रेजों को हराने के लिए कोई विशेष शक्ति नहीं थी और इसलिए उन्हें अपमान भरा जीवन बिताना पड़ रहा था। लेकिन गांधी जी को ये मंजूर नहीं था। कम ही लोग जानते हैं कि सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने सबसे पहले भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में की थी और दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने से पहले ही भारतवासी गांधी जी को जान चुके थे। गांधी जी लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और इसी बीच कभी कभी वो भारत भी आते थे। उनका गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे महान नेताओं से घनिष्ठ परिचय था। ऐसा कहा जाता है कि जब आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो आपका जीवन अपने आप ही बदल जाता है, क्योंकि कठिनाइयां हमें बहुत कुछ सिखाती है। ऐसा ही कुछ गांधी जी के साथ भी हुआ था। दरअसल बात 1893 की है, जब मोहनदास करमचंद गांधी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के विधि सलाहकार के रूप में काम करने के लिए डरबन गए थे। वहां उन्होंने देखा कि भारतीयों और ब्लैक अफ्रीकन के साथ जातीय भेदभाव होता है। वो अफ्रीका काम करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ कई बातों ने उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। एक बार न्यायालय के दंडाधिकारी ने उन्हें अपनी पगड़ी निकालने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और वो न्यायालय से बाहर आ गए।
31 मई 1893 को प्रिटोरिया जाने के दौरान भी गांधी को जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। दरअसल एक श्वेत व्यक्ति को गांधी जी के ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा करने से आपत्ति थी और उसने गांधी जी को ट्रेन के अंतिम डिब्बे में जाने को कहा, जिस पर गांधी जी ने अपना प्रथम श्रेणी का टिकट दिखाया और ट्रेन के अंतिम डिब्बे में सफर करने से साफ मना कर दिया। हद तो तब हो गई जब उन्हें पिटमेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया। उस वक्त सर्दी का मौसम था और गांधी जी अगली ट्रेन की प्रतीक्षा में ठंड से ठिठुरते रहे और उन्होंने उसी समय ये निर्णय लिया कि जाति भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। गांधी जी ने अहिंसात्मक रूप से अपना विरोध जताया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। आज भी उस शहर के चर्च स्ट्रीट में गांधी जी की कांस्य मूर्ति है। जो आंदोलन गांधी जी ने चलाए वो भी आपको बता देते हैं। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करने के लिए कई लेख छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, रॉलेट एक्ट का विरोध, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किए गए प्रमुख आंदोलन हैं और इन आंदोलनों की मदद से देश को स्वतंत्रता हासिल हुई है। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया था, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पहली लाइन में है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का सपना देखा था और भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए। अंग्रेजी हुकूमत से आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन करीब 4 साल पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की पहली सरकार का गठन कर दिया था। इस लिहाज से 21 अक्टूबर 1943 का दिन हर भारतीय के लिए बेहद ही खास और ऐतिहासिक है। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को वो कारनामा कर दिखाया जिसे अब तक किसी ने करने के बारे में सोचा तक नहीं था। उन्होंने आजादी से पहले ही सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी ने इस सरकार के जरिए अंग्रेजों को साफ कर दिया कि भारत में अब उनकी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है और भारतवासी अपनी सरकार चलाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आजाद हिंद सरकार के बनने से आजादी की लड़ाई में एक नए जोश का संचार हुआ। करीब 8 दशक पहले 21 अक्टूबर 1943 को देश से बाहर अविभाजित भारत की पहली सरकार बनी थी। उस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। अंग्रेजी हुकूमत को नकारते हुए ये अखंड भारत की सरकार थी। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में हुए समारोह में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप आजाद हिंद सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा गया। 30 दिसंबर 1943 को ही अंडमान निकोबार में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। ये तिरंगा आजाद हिंद सरकार का था। सुभाष चंद्र बोस भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। वित्त विभाग S.C. चटर्जी को, प्रचार विभाग S.A. अय्यर को और महिला संगठन कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। आजाद हिंद सरकार को 9 देशों की सरकारों ने अपनी मान्यता दी थी, जिसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस जैसे देश शामिल थे। आजाद हिंद सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद सरकार ने हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई थी। इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र था। नेताजी ने देश के बाहर रहकर सीमित संसाधनों के साथ शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ व्यापक तंत्र विकसित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बैंक और स्वाधीन भारत के लिए
अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश दिए। आजाद हिंद सरकार की अपनी बैंक थी जिसका नाम आजाद हिंद बैंक था। आजाद हिंद बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए का नोट जारी किया था। 1 लाख रुपए के नोट पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी थी। सुभाष चंद्र बोस ने जापान और जर्मनी की मदद से आजाद हिंद सरकार के लिए नोट छपवाने का इंतजाम किया था। जर्मनी ने आजाद हिंद सरकार के लिए कई डाक टिकट जारी किए थे जिन्हें आजाद डाक टिकट कहा जाता था। ये टिकट आज भारतीय डाक के स्वतंत्रता संग्राम डाक टिकटों में शामिल है। आजाद हिंद सरकार सशक्त क्रांति का अभिभूत उदाहरण था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी हुकूमत यानी एक ऐसी सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, दुनिया के एक बड़े हिस्से में जिसका शासन था। आजाद हिंद सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को चुना था। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को राष्ट्रीय गान बनाया था। एक दूसरे से अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग करने की परंपरा शुरू की गई थी। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद सरकार का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आजाद हिंद सरकार ने देश से बाहर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। इस सरकार ने अंग्रेजों को बता दिया था कि भारत के लोग अब अपनी जमीन पर बाहरी हुकूमत को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आजाद हिंद सरकार की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ पर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आजादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक का रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बंगाल में क्रांति की वो मशाल जलाई जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई धार दी। साल 1943 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्हें कैप्टन मोहन सिंह की ओर से स्थापित आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उनका चुनाव खुद रास बिहारी बोस ने ही किया था। 1943 में नेताजी ने आजाद हिंद फौज की सेना की सलामी लेने के बाद दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। नेताजी के कमान संभालने से पहले आजाद हिंद फौज में सिर्फ 4 विभाग थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन 4 विभागों को बल प्रदान करने के लिए 7 नए विभागों का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रेलियन युवती एमिली से शादी की। उन दोनों की एक अनीता नाम की बेटी भी हुई। विदेशी प्रवास के दौरान नेताजी हिटलर से भी मिले। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया। वहां से वे जापान पहुंचे, फिर जापान से सिंगापुर पहुंचे। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास एक हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत का सही कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाला राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गए। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।